ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं ग्लोबल एनजीओ का लास्ट एपिसोड और मैं हूं विवेक ओझा। आज हम 6 ग्लोबल एनजीओज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि कुल 7 एपिसोड में हमने उन ग्लोबल एनजीओज़ को कवर करने की कोशिश की है जो इस बार प्री एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे नोट्स बना करके इसका लाभ लेंगे। अब हम जानते हैं रिफ्यूज़ी इंटरनेशनल के बारे में। रिफ्यूज़ी इंटरनेशनल ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन और प्रव्रजन यानी माइग्रेशन पर टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा जारी कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुपालन में इस संगठन ने ऐसा किया है। रिफ्यूज़ी इंटरनेशनल 1979 में गठित हुआ था और यह विश्व भर में विस्थापित लोगों यानी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, शरणार्थियों के अधिकारों यानी रिफ्यूजियों के जो राइट्स हैं उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और यह एक ग्लोबल इंडिपेंडेंट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विस्थापितों के जीवन में सुधार के लिए सरकारों, नीति निर्माताओं और प्रशासनों को चुनौती भी देता है, उनसे सवाल भी खड़े करता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अब हम जानते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वो है वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल हाल ही में अपने ग्लोबल 6K फॉर वाटर नामक वर्चुअल इवेंट के चलते न्यूज़ में रहा और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर से 6 किलोमीटर का वॉक या रन करते हुए एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल उपलब्ध कराएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल एक क्रिश्चियन मानवाधिकार संगठन है जो बच्चों, परिवारों और उनके समुदायों को गरीबी और अन्याय से बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। यह निर्धन परिवारों को शुद्ध जल और भोजन उपलब्ध कराता है। यह 100 से अधिक देशों में काम करता है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1950 में हुआ था। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हम जानते हैं प्लान इंटरनेशनल। प्लान इंटरनेशनल हाल ही में अपने क्राइम नॉट कॉम्प्लीमेंट कैंपेन के चलते सुर्खियों में रहा और इस कैंपेन का उद्देश्य पब्लिक सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना है। प्लान इंटरनेशनल एक डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवाधिकारवादी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों और लड़कियों के लिए समानता के लिए प्रमुख रूप से काम करता है, यानी ये चिल्ड्रन राइट्स सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। यह विश्व भर में 75 देशों में कार्य करता है और इसका गठन 1937 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वोकिंग यानी यूनाइटेड किंगडम में है। यह बाल अधिकारों के लिए एक न्यायपूर्ण विश्व की मांग करता है। बच्चों का सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और विकास इसके लिए सबसे अहम है। 2020 में इसने 26.9 मिलियन बालिकाओं और 24 मिलियन बालकों को मदद पहुंचाई। यह अपने 5 वर्षीय ग्लोबल स्ट्रैटेजी के तहत 100 मिलियन गर्ल्स को लर्न, लीड, डिसाइड, थ्राइव के मिशन पर कार्य कर रहा है। अब हम जानते हैं पेटा इंटरनेशनल के बारे में। हाल ही में पेटा इंटरनेशनल ने एनिमल टेस्टिंग को बैन करने की आवाज़ उठाई है। पेटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के अमानवीय परीक्षण का जिक्र करते हुए यह कहा है कि परीक्षण में जीवित बिल्लियों के स्कल यानी उनकी खोपड़ी को ड्रिल कर उसमें होल बनाया गया ताकि उनके हेड्स में मेटल स्ट्रेनर पोस्ट्स को स्क्रू किया जा सके। तो ये बहुत ही अनइथिकल प्रैक्टिस है और इसीलिए पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने, जो कि एक इंटरनेशनल अमेरिकी पशु अधिकार संरक्षण गैर सरकारी संगठन है, उसने यह आवाज़ उठाई है कि एनिमल टेस्टिंग को बैन किया जाए। यह संगठन अमेरिका के वर्जीनिया के नॉरफॉक में स्थित है। यह एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर की दिशा में कार्य करता है। पशुओं की तस्करी, उनके खिलाफ क्रूर और जो बर्बर व्यवहार होता है उसको रोकने, पशुओं को शेल्टर देने, उनकी सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने पर यह संगठन बल देता है। फूड इंडस्ट्री और लेबोरेटरीज़ में पशुओं को जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है या जो एनिमल सफरिंग होती है उसको ये एक्सपोज करने की कोशिश करता है। वस्त्र उद्योग में पशुओं के अंगों के इस्तेमाल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल के भी खिलाफ है। यह 1980 में इसका गठन हुआ था और यह सभी जानवरों के लिए एथिकल ट्रीटमेंट की मांग करता है।
यह मानता है कि इंसानों की तरह पशुओं के भी अधिकार हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना जरूरी है। यह 4 क्षेत्रों से पशुओं को बचाना चाहता है, यानी इन क्षेत्रों में पशुओं का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और वो हैं लेबोरेटरीज, फैक्ट्री फार्म्स, क्लोथिंग ट्रेड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब हम जानते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल एनजीओ के बारे में, और वो है केयर इंटरनेशनल। केयर इंटरनेशनल का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर इंटरनेशनल। तो केयर इंटरनेशनल ने हाल ही में आसियान सदस्य देशों में म्यांमार में शांति व्यवस्था के लिए बनी सर्वसम्मति का स्वागत किया है और कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी सहायता संगठनों को म्यांमार के लोगों को मदद देने में कोई बाधा न आए, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केयर इंटरनेशनल की हिस्ट्री की बात करें तो 1945 में आर्थर रिंगलैंड और डॉक्टर लिंकन क्लार्क ने इसके गठन का प्रस्ताव किया था और 1945 में ही यह गठित हो गया था। 1946 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। यह सबसे पुराने मानवाधिकार सहायता संगठनों में से एक है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। केयर इंटरनेशनल 104 देशों में काम करता है। यह सबसे प्रमुख रूप में दुनिया के सबसे गरीब लोगों की मदद का काम करता है। दूसरे शब्दों में यह निर्धनता उन्मूलन यानी जो पॉवर्टी एलिविएशन है, पॉवर्टी एलिमिनेशन का कार्य करता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह विमेन और गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। आपदा की स्थितियों में लाइफ सेविंग असिस्टेंस देता है विश्व भर के देशों के गरीब लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यह बना था तब इसका मुख्य ध्यान फूड एड यानी ज़रूरतमंद लोगों को खाना देने या खाने की व्यवस्था करना था। लेकिन 1960 के दशक में जब इसने हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिया तो इसकी कार्य प्रणाली में डाइवर्सिफिकेशन दिखना शुरू हो गया। 1970 के दशक में इसने अफ्रीका को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद दिया और इसने एक राइट बेस्ड अप्रोच अपनाया, यानी अधिकार आधारित दृष्टिकोण। जिन लोगों के जो अधिकार हैं, जिनका जो हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण के साथ इसने काम करना शुरू किया और आज यह विश्व का लीडिंग ग्लोबल एड ऑर्गेनाइजेशन है। 2020 में केयर इंटरनेशनल ने 104 देशों के 1349 यानी 1349 निर्धनता उन्मूलन, विकास और मानवाधिकार सहायता प्रोजेक्ट्स को चलाया है और 92.3 मिलियन से अधिक लोगों को सहायता दी है। यह जेंडर जस्टिस की बात करता है, शेल्टर प्रोवाइड करने की बात करता है, लोगों को इनइक्वालिटी को हटाने पर जोर देता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए ये काम करता है। 2019-20 में इसने पार्टनरिंग फॉर प्रोग्रेस नाम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। अब हम जिस संगठन की बात करेंगे वो है IFRC यानी द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा। 42 वर्ष बाद सेंट विंसेंट के पूर्वी कैरेबियन आइलैंड स्थित लॉ साफरियर ज्वालामुखी फटने के बाद IFRC ने मानवाधिकारवादी मदद में तेजी लाने का आह्वान किया था और सबसे प्रमुख बात ये भी थी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संगठन ने इस ज्वालामुखी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के भारत पहुंचने की भी पुष्टि ट्वीट करके की थी 16 अप्रैल को इसी साल। और यह भी कहा गया था कि यह ग्लोबल टेम्परेचर्स पर कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है। तो जब इस ज्वालामुखी के फटने के बाद इस संगठन ने मानवाधिकारवादी मदद के लिए पूरी दुनिया से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को कोऑर्डिनेट करने की बात करनी शुरू की तो ये सुर्खियों में आ गया। IFRC एक वैश्विक गैर सरकारी मानवाधिकारवादी संगठन है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं यानी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने में समन्वय का कार्य करता है। यह बीमारियों जैसे HIV, TB, एवियन इन्फ्लुएंजा और मलेरिया के प्रसार को रोकने और उससे लड़ने के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्रामों का समर्थन करता है। यह भेदभाव, हिंसा के खात्मे और मानवाधिकार संरक्षण तथा प्रवासियों को सहायता देने का भी काम करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है जो 192 नेशनल सोसाइटीज़ में 150 मिलियन लोगों तक अपनी रीच रखता है या अपनी सेवा देता है।
सबसे प्रमुख बात है, जो सवाल भी पूछा जा सकता है यूपीएससी या पीसीएस के प्रीलिम्स में, जो इसके रिपोर्ट के बारे में है, और यह वर्ल्ड डिजास्टर्स रिपोर्ट जारी करता है। 2020 की इसकी रिपोर्ट में जलवायु आपदा यानी क्लाइमेट डिजास्टर्स पर फोकस किया गया है। अब हम जानते हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के बारे में, जो कि एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। इसे शॉर्टकट में CHRI कहते हैं। CHRI अपनी एक विशेष रिपोर्ट के लिए कुछ समय पहले सुर्खियों में रहा। इसने लॉस्ट आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडियन प्रिजन्स नामक रिपोर्ट दिया था, और कैदियों के अधिकारों, खासकर कोविड महामारी के काल में कैदियों के जो राइट्स हैं, उनकी जो डिग्निटी है, उनको ध्यान में रखने की बात इसने की थी, और इसके लिए ये सुर्खियों में था। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का गठन 1993 में नई दिल्ली में हुआ था, और यही इसका हेडक्वार्टर भी है। यह अपने को ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए कार्य करने वाला वैश्विक संगठन मानता है। लंदन और अक्रा यानी घाना में इसके कार्यालय हैं। यह कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में जागरूकता फैलाने का काम करता है, और यह चाहता है कि मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा का सम्मान हो, विश्व के देश इसके अनुरूप कार्य करें। इसे यूनाइटेड नेशंस इकोशॉक यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद है, उसका विशेष सलाहकारी दर्जा, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस 2005 में दिया गया था, और 2002 में इसे अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स का ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया था। और अब हम ग्लोबल एनजीओ प्रोग्राम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, और जहां पर सवाल पूछा जाता है। लेकिन आज आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आज बस आपसे यही पूछेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव के बारे में बताएं कि जो 7 एपिसोड आपने ग्लोबल एनजीओज़ के सुने, वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं, आपने उनका नोट्स किस तरीके से बनाया है, या कोई और अनुभव इस पर शेयर करना चाहें तो अच्छा है।